हार्ट फेलियर। अभी तक हम लोगों ने हार्ट फेलियर के अंदर कितनी ड्रग्स पढ़ी हैं? मुझे एक सिस्टमैटिक वे में बताओ, एक पेशेंट है हार्ट फेलियर का क्या ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है, कैसे कैसे चलेगी? फर्स्ट हम लोग डायूरेटिक्स दिए, एस इनहिबिटर्स दिए, नहीं तो एआरबीज है हम लोगों के पास, ठीक है, फिर बीटा ब्लॉकर्स पर आगे, ठीक है। अच्छा, फिर ड्रग्स हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में पढ़ी थी, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन में ड्रग पढ़ी थी। अच्छा, दोबारा से उसका रिवाइज करेंगे जी, ये ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी ये है, लेकिन अब तक हमें ये आइडिया है जी जितनी भी ड्रग्स पढ़ी मोस्ट कॉमन क्या है जी, डायूरेटिक्स प्लस एस इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स नॉट सूटेबल, एआरबी, ठीक है। एस इनहिबिटर्स का रिवर्स इफेक्ट, मेन इफेक्ट क्या आ रहा था? कफिंग आ रहा था। किसकी वजह से आ रहा था? ब्रेडिकाइनिन की वजह से, ठीक है। नहीं सूटेबल, एआरबीज के ऊपर आगे बीटा ब्लॉकर्स ऐड कर दी। बीटा ब्लॉकर्स की भी तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकती है ना, हम लोगों के पास हमने पढ़ी थी, मेंशन करें जी बीटा ब्लॉकर नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे जी, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कॉम्बिनेशन स्टडी किए, कॉम्बिनेशन के फायदे देखे, नेट्रियूरेटिक्स को स्टडी किया, क्या थे पर्टिकुलर एजेंट कौन सा था जो नेट्रियूरेसिस करवा रहा था? नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स कौन से थे? फिर ACN चैनल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ACN चैनल्स, HCN चैनल, बच्चों ये सारे पिछला रिवाइज करें क्योंकि बार-बार आगे ये रिपीट होगा सारा। अच्छा जी, अब हम लोग आ रहे हैं, हम लोग ने हार्ट फेलियर डिस्कस कर रहे थे, पेशेंट है हार्ट फेलियर का है, ये मेडिकेशन है, एक्यूट हार्ट फेलियर, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करी। अब दो नई टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे, ये आगे जिक्र आएगा, हम लोगों को डेफिनेशन पता है, हम लोगों को ट्रीटमेंट ऑलरेडी पता चल जाएगा जी। वर्ड इज डीकॉम्पनसेटेड एंड कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। सिर्फ टेक्स्ट ना देखो, वर्ड के ऊपर इंग्लिश का वर्ड है कॉम्पनसेटेड, कॉम्पनसेट करने की कोशिश की, ऐसा आइडिया आ रहा है ज़हन में कि जी हमारी बॉडी ने कॉम्पनसेट खुद ही करने की कोशिश की। साइंस एंड सिम्टम्स इतने प्रोमिनेंट नहीं थे भी तो मैनेजेबल थे, या पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक फील कर रहा था, ठीक है। डीकॉम्पनसेटेड में क्या होगा? बॉडी उसको मतलब रेजिस्ट करेगी। अच्छा, इससे हम लोग अपनी डेफिनेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। हम लोग पहली स्लाइड के ऊपर आते हैं जी। कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर हम लोगों को पता है इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू पंप ब्लड, यानी कि कार्डियक आउटपुट कम है, कार्डियक आउटपुट कम था। शुरू में ऐसे होता है ना, पेशेंट को हार्ट फेलियर है, सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, दैट वाज कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। मेरी बॉडी ने अपने फंक्शंस को, अपनी एनाटॉमी को, अपनी फिजियोलॉजी को चेंज किया जी, मैं इसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता हूँ, हार्ट कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता हूँ, ठीक है। इस स्टेज में आए बात सिम्टोमेटिक, या देयर वर फ्यू सिम्टम्स के मैंने उसे इग्नोर कर दिया, मेरी बॉडी उसे मैनेज कर रही थी, दैट इज कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। स्वेयर हो गया, अब मेरी बॉडी से मैनेज नहीं हो रहा, दैट इज डीकॉम्पनसेटेड, यानी कि इंग्लिश का वर्ड है, कोई चीज इसमें डिफिकल्ट नहीं, ऐसे ही है ना। सेकंड स्लाइड पे आओ। फर्स्ट स्लाइड हम लोगों ने डिस्कस करी, सेकंड स्लाइड में लिखा है कॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर मींस योर हार्ट वर्क्स वेल इनफ दैट you either didn't notice any problem or the symptoms। आपको पता नहीं चला कि मैं हार्ट फेलियर से सफर कर रहा था, मेरी बॉडी उसे मैनेज कर रही थी, that was compensated heart failure। मुझसे मैनेज नहीं हुआ, इमरजेंसी कंडीशन आ गई, सिम्टम्स आना शुरू हो गए, that is decompensated heart failure। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके जी, हम लोग ड्रग्स पढ़ रहे थे, ये क्योंकि वर्ड दोबारा आगे इस्तेमाल होना चाहिए, इस वजह से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कोई भी बुक देखो, ये दो वर्ड्स आए, वर्ड को देख के अंदाजा लगा लो जी, कॉम्पनसेटेड, डीकॉम्पनसेटेड, ये वर्ड्स हैं। हम लोग लास्ट ड्रग कौन सी डिस्कस कर रहे थे? आइनोट्रोपिक ड्रग्स। आइनोट्रोपिक ड्रग्स में हमने क्या डिस्कस किया? कौन से आयन को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर? कैल्शियम आयन को। कैल्शियम आयन का काम क्या है? क्या करवाना? कॉन्ट्रैक्शन करवाना। कॉन्ट्रैक्शन होगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, यानी कि हार्ट फेलियर की कंडीशन में दिस इज
बेनिफिशियल। यही अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। ओके जी कार्ड। अब आइनोट्रोपिक ड्रग्स के अंदर जो ड्रग हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड। अब किसी को याद हो जब हम लोगों ने स्टार्ट लेक्चर अपने जर्नल फार्माकोलॉजी के पढ़े थे सोर्सेज ऑफ ड्रग, डिजिटेलिस का क्या सोर्स है? ये हमारे हार्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। हार्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, गुड। सोर्स एनिमल सोर्स है, प्लांट सोर्स है? प्लांट सोर्स है, ठीक है जी। हम लोगों ने जर्नल फार्मा में पढ़ा है जी दिस इज प्लांट सोर्स ड्रग। अब इसमें इसका नाम है डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड। अब वर्ड के ऊपर फोकस करना है, ग्लाइकोसाइड, ठीक है। कुछ इसके अंदर है स्ट्रक्चर के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड को और क्या कहते हैं? कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। हार्ट से रिलेटेड इनका कोई काम है जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, आर ऑफन कॉल्ड डिजिटेलिस और डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड्स। ये कोई आपको कोई डिजिटेलिस है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के या डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड के, एक ही बात, ठीक है। ओके, अब इसका सोर्स लिखा है फोक्स ग्लास, प्लांट सोर्स है। साइड पे जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये इसका सोर्स है। क्लियर हो गया? ओके जी। उर्दू नेम क्या लिखा हुआ है? उर्दू नेम चेक करो, इसका क्या लिखा है? ये वैसे लिखा है, मुझे पता हो जो उर्दू नेम भी प्लांट्स के होते हैं, ऐसे नहीं, इंग्लिश जबकि ज्यादा आसान है इसका। ओके, दे आर ग्रुप ऑफ केमिकली सिमिलर कंपाउंड्स दैट कैन इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, ठीक है। हमने कहा जी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे। हमें ऑलरेडी पता है जी कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेंगे, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, कंट्रैक्शन इंक्रीज होगी। लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स हैं, उनके दरमियान एक ब्लॉक है, ट्रोपोनिक ब्लॉक, ठीक है। उसके साथ कैल्शियम आके लगेगी, ब्लॉक हट जाएगा, स्लाइडिंग होगी एक्टिन मायोसिन की और कंट्रैक्शन आएगी, ठीक है। पर्टिकुलर काम है इसका कंट्रैक्शन करवाना, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना। मैम अगर हमारे हार्ट के सेल मतलब कि ऑलरेडी नेक्रोसिस कंडीशन में है, हार्ट फेलियर आ गया, तो मतलब कि मैम ये नेक्रोसिस को भी मतलब कि उसको ठीक करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि अगर इसका काम सिर्फ कंट्रैक्शन का है, नेक्रोसिस को ठीक क्यों करेगा? क्योंकि हमारे सेल तो ऑलरेडी रेडी कंडीशन में इसमें जा रहे हैं। फिर हम लोग ये कह, हम लोगों ने रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े, बीटा ब्लॉकर्स पढ़े, बेनिफिशियल थे ना। हार्ट क्या वर्ड एक पर्टिकुलर उसके लिए इस्तेमाल किया था? हार्ट मॉड्यूलेटर्स था, उनकी फिजियोलॉजी के लिए अच्छे थे, ठीक है। फिर हम बीटा ब्लॉकर्स को कह सकते हैं बेनिफिशियल। ये ड्रग्स इनका तो वैसे भी थेराप्यूटिक इंडेक्स कम है, ठीक है ना। जिन ड्रग्स का थेराप्यूटिक इंडेक्स कम हो हम प्रेफर तो नहीं ना करते अनटिल और अनलेस इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, ऐसे ही है ना। अब यही बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। इसके अंदर देखो डिजिटेलिस के रिलेटेड लिखा है लो थेराप्यूटिक इंडेक्स। जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ी थी, किसी भी ड्रग के बारे में आ जाए जी लो थेराप्यूटिक इंडेक्स है। आप लोगों को पता है जी मार्जिन कम है दो पर्टिकुलर किनके दरमियान, फैक्टर्स के दरमियान। वो फैक्टर्स कौन से हैं? डोज थोड़ी सी भी बढ़ जाएगी तो टॉक्सिसिटी आ जाएगी, यानी कि इतना कॉन्शियस होकर हमें डोजिंग करनी पड़ेगी, ऐसे ही है ना। मैंने कहा जी द ड्रग हैज लो थेराप्यूटिक इंडेक्स, मैंने जरा से भी डोज बढ़ाई वो टॉक्सिक डोज की तरफ आ गई, एडवर्स इफेक्ट्स आपके पास आ जाएंगे, ऐसे ही है ना। ओके जी, अब हम देखते हैं द ओनली स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दी थेराप्यूटिक डोज एंड दी, किन दो डोजेस के दरमियान मार्जिन कम है थेराप्यूटिक इंडेक्स में? पढ़ के बताओ, पहले जर्नल फार्माकोलॉजी में डिस्कस किया। सॉरी मैम दोबारा। थेराप्यूटिक इंडेक्स में का द ड्रग हैज लो थेराप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है। कौन से दो फैक्टर्स के दरमियान मार्जिन कम आ रहे हैं? टॉक्सिसिटी मैम, एक टॉक्सिसिटी और एक इफेक्टिव टॉक्सिक एंड इफेक्टिव डोज के दरमियान डिफरेंस कम आ रहा है। सो मैंने कह दिया दिस ड्रग हैज लो थेराप्यूटिक इंडेक्स, जरा से भी मैंने डोज बढ़ाई टॉक्सिक साइड पे चली जाएगी, एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे, लीथल हो सकती है ना। ओके, नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी कि आपके बेसिकली ये ड्रग्स काम कैसे करती हैं। ओके, पहले हम लोग अपनी एक बेस बना लेते हैं। हम लोग ने टेक्स्ट खोला, बुक खोली, ये स्लाइड चेक करो, ठीक, ये बुक की स्लाइड है
जो स्लाइड नजर आ रही है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक कैल्शियम कंसंट्रेशन। इसको समझने की कोशिश करो इसमें क्या कह है, फिर हम लोग अपने तरीके से इसको थोड़ा सा सिंपल करके पढ़ेंगे। देखो बच्चों, इसके अंदर पहले लिखा है बाय इनहिबिटिंग द सोडियम पोटेशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेस एंजाइम। एक एंजाइम है जिसकी इनहिबिशन हो रही है, दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपेस। इसमें का सोडियम पोटेशियम एटीपेस है जिसके ऊपर ये ड्रग कोई काम करने जा रही है। ओके, by inhibiting ATPase, sodium potassium ATPase, digoxin reduces the ability of myocytes to pump sodium from the cells. ऐसे लिखा है ना जी सर कि इस ड्रग ने इस एंजाइम को या इस पंप को इनहिबिट किया, तब क्या होगा? सोडियम फुल हो गया सर। सोडियम अंदर नहीं आएगा या बाहर नहीं जाएगा, क्या होगा? बाहर नहीं जाएगा, यानी कि सोडियम अंदर रिटेन कर गया। अच्छा, सोडियम अंदर रिटेन करे। कैल्शियम के साथ अब क्या होगा? सोडियम अंदर रह गया, कैल्शियम के साथ क्या होगा? क्या ये कोई ऑपोजिट काम होता है कि सोडियम आता है तो कैल्शियम जाता है? ऐसे ही है, पर हमें तो कैल्शियम चाहिए, हमने तो कंट्रैक्शन करवानी है। अब दोबारा बुक का टेक्स्ट पढ़ो। इसने लिखा है जी टेक्स्ट के अंदर, डाइजॉक्सिन reduces the ability of myocytes to actively pump sodium from the cell। यानी कि उसने सेल्स की एबिलिटी को रिड्यूस कर दिया कि सोडियम को बाहर जाने नहीं देना, मींस सोडियम सेल के अंदर ही है। ये यही कह रहे हैं ऑथर। ओके, दिस डिक्रीजेस द सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि बाहर की तरफ सोडियम कम हो रहा है, ग्रेडियंट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। ओके, एंड कॉन्सिक्वेंटली द एबिलिटी ऑफ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर टू मूव कैल्शियम आउट ऑफ द सेल। ये पंप, ये एंजाइम इनहिबिट हुआ, साथ में इसने इफेक्ट कर दिया एक और ट्रांसपोर्टर को जिसका नाम है सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्टर। अच्छा, उसके ऊपर भी इफेक्ट आया। ये मेरा एक पंप इनहिबिट हुआ, इसने दूसरे पंप को इफेक्ट किया, उसे भी कहा जी तुमने कैल्शियम को बाहर नहीं जाने देना। ठीक है, कैल्शियम यानी कि इनवर्ट रहेगा, सोडियम भी इनवर्ट रहेगा। अब यहां से पढ़ के ऐसा कनेक्शन आ रहा है ना जी, बात आ रही है ज़हन में कि ये दोनों पंप्स एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं, इनकॉर्पोरेशन काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरी ड्रग ने नॉर्मली क्या हो रहा था जी, सोडियम पोटेशियम एटीपेस मेरे पास पंप था, ये क्या कर रहा था, सोडियम को बाहर लेके जा रहा था। मेरे पास डाइजॉक्सिन है, डाइजॉक्सिन एक इधर पर्टिकुलर साइट पे लगी हुई, डिस्कस करिए जी। डाइजॉक्सिन ने आके इस पंप को इनहिबिट कर दिया। अब ये पंप जो सोडियम को बाहर लेके जा रहा था, बाहर नहीं लेके जा रहा। अब टेक्स्ट में जी इस तरह हमें समझ नहीं आ रही, हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। समझ आ रही जी, ये दिस वाज वर्किंग इन कनेक्शन विद अनदर ट्रांसपोर्टर। एक और ट्रांसपोर्टर की सोडियम पोटेशियम एटीपेस था, इसके साथ मिलके ये काम कर रहा था। ये इनहिबिट हुआ तो ये भी इनहिबिट हो गया। ये वाला पंप मेरा क्या कर रहा था, ये कैल्शियम को बाहर लेके जा रहा था और सोडियम को अंदर ला रहा था। ये ब्लॉक हुआ, ब्लॉकेज कर दी, कैल्शियम अंदर का अंदर ही रहेगा। ये ब्लॉक हुआ, सोडियम अंदर का अंदर रहेगा। मेरे पास अंदर सोडियम भी है और मेरे पास अंदर कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है। ठीक है, पोटेशियम भी है, ट्रांसपोर्टर है ना ये, एक चीज आ रही है, एक चीज जा रही है। अब मेरे पास सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, मैं कार्डियोग्लाइकोसाइड्स पढ़ रही हूँ, मुझे कैल्शियम ही चाहिए था ना कि कंट्रैक्शन करवा सके। एक्टिन मायोसिन फिलामेंट स्लाइड करें, कॉन्ट्रैक्शन हो। अभी तक हम लोगों के टेक्स्ट में ये बात हमें समझ आ गई। हम ड्रग पढ़ने जा रहे हैं, डिजिटलिस पढ़ने जा रहे हैं। इससे इम्पोर्टेंट इसका जो टारगेट है दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपेस। सेकेंडरी इसका टारगेट, इनडायरेक्ट टारगेट हम कह सकते हैं दैट इज सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ऐसे ही है। ओके, जब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, फर्दर द हायर सेलुलर सोडियम in exchange to the extracellular calcium by the sodium calcium exchanger increase intracellular calcium। ये इसमें क्या है,
उसमें वो कह रहा है कि कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर उसकी इंक्रीज हो जाएगा। कैल्शियम का कंटेंट भी इंक्रीज करता है। अब लॉजिकली पढ़ेंगे जी हम लोग इंक्रीज किया कैसे है भाई इसने, डायग्राम से देखेंगे। नेक्स्ट थर्ड लाइन पढ़ो। अभी हम लोग ये सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं, डिटेल पढ़ते हैं। A small but a physiological important increase occur in the free calcium that is available at the next contraction cycle of the cardiac muscles, thereby increasing the cardiac contractility। अब जी कुछ कैल्शियम है, कुछ इंपॉर्टेंट इसने का फ्री कैल्शियम इंक्रीज कर दिया। आप लोगों को ऑलरेडी पता है जी कैल्शियम इंक्रीज कर देते हैं विद इन दी सेल। ये कैल्शियम एक सेल एज अ स्टिमुलेंट एक्ट करता है आपके सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। उधर एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होगा, लास्ट सेमेस्टर में रिसेप्टर का नाम नहीं ना पढ़ा, अब रिसेप्टर का नाम पढ़ेगी। फ्री कैल्शियम आ गया, फ्री कैल्शियम था, उसने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी जाके बाइंड करना है, रिसेप्टर साइट पर बाइंड करना है और फर्दर कैल्शियम की रिलीज करानी है फ्रॉम दी रेटिकुलम। फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होगी ना, नेगेटिव बेनिफिशियल इफेक्ट्स हम लोगों के पास आते जा रहे हैं। ये बच्चों बुक का टेक्स्ट था जी, बुक में आपकी इस ड्रग के बारे में इस तरह से ये चीज मेंशन है, लेकिन हमें थोड़ी डिटेल देखनी चाहिए जी। हम लोगों की ड्रग का नाम है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड, ठीक है। यहाँ क्योंकि ग्लूकोज का यूनिट होगा इसके अंदर। स्ट्रक्चर देखो, ग्लूकोज का यूनिट नजर आ रहा है, ओके। शुगर, शुगर लिखा आ रहा है। शुगर इसके अंदर कौन सी शुगर का नाम पढ़ के बताओ इसके अंदर मुझे। ग्लूकोडिजिटॉक्स, मिलते जुलते नाम आ रहे हैं, डिजिटैलिस से मिलते हुए, ओके। इसके अंदर एक स्टेरॉइड न्यूक्लियस भी नजर आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिंग भी नजर आ रहे हैं। अब मैं कह सकती हूँ कि डिजिटैलिस is a drug that contains the steroid nucleus and has a cardiotonic effect, cardiotonic भी मैंने इसे क्यों कहा, it is a drug that has steroid nucleus। मैंने गूगल किया, मुझे डेफिनेशन इसकी ये मिली भी। स्टेरॉइड न्यूक्लियस क्यों क्या है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला न्यूक्लियस है। ग्लाइकोसाइड क्यों, इसके अंदर शुगर है। शुगर का कौन सा यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ जी। अब एक नई मेरे पास टर्म आ गई है, कार्डियोटॉनिक। मेरी बुक में ही मेंशन थी, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया जी डिजिटैलिस कार्डियक ग्लाइकोसाइड, मुझे बार बार वर्ड लिखा हुआ इट इज कार्डियोटॉनिक, इट इज कार्डियोटॉनिक। अब हमारे ज़हन में आएगा जी कार्डियोटॉनिक है क्या चीज, तो मैकेनिज्म को देखेंगे, फिर एंड पे हम आ जाएंगे जी दिस इज एक्चुअली दी कार्डियोटॉनिक एंड व्हाई दिस इज कार्डियोटॉनिक, ठीक है, ओके। अब आओ बच्चों, डाइजॉक्सिन इज अ स्टेरॉइडल कार्डियक ग्लाइकोसाइड व्हिच एक्ट एज अ कार्डियोटॉनिक। अब कार्डियोटॉनिक क्या है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग पहले डिटेल में मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं, ओके। अब ये मेरे पास एक सेल है, हम लोगों ने फेज कार्डियक सेल है, फेजेस डिस्कस किए थे ना, फेज 0 1 2। फेज 0 में क्या हो रहा था, सोडियम इन्वर्ट आ रहा था। जो इंपॉर्टेंट फेजेस हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, एक्शन पोटेंशियल आ रहा था, सोडियम अंदर आ रहा था, ऐसे ही था ना, ओके। सोडियम अंदर आ गया फेज 0 के अंदर। फेज 2 में क्या हो रहा था, कैल्शियम भी अंदर आ रहा था। ये हम लोगों के लिए सोडियम कैल्शियम इंपॉर्टेंट है ना इस ड्रग को डिस्कस करने के लिए, ओके। फेज 3 में क्या था, पोटेशियम बाहर की तरफ जा रहा था, यानी अब रिलैक्सिंग स्टेट की तरफ हम लोग आते जा रहे हैं, ऐसे है ना। अच्छा जी, हम लोगों ने ये चीजें रिवाइज कर ली। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं जी। आयंस, मेरे पास एक्शन पोटेंशियल आया, सोडियम आया, कैल्शियम आया, ऐसे ही ना, ओके। आयंस नाउ शुड बी रिस्टोर्ड। अब आयंस को रिस्टोर भी तो करना है ना मुझे किसी तरह से। अब रिस्टोर हमने अपने इस पूरे सिस्टम को करना कैसे, देखो जी। आयंस नाउ शुड बी रिस्टोर्ड आफ्टर दिस एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल आया, अब हम लोगों ने रिलैक्सिंग स्टेट की तरफ तो आना है ना, अपने आयंस को बैलेंस करना है, रिस्टोर करना है। एट द सेम टाइम ऑन रिस्टोरिंग दिस एक्शन पोटेंशियल, membrane potential should not be changed।
एक्शन पोटेंशियल इंपल्सेस आ रही हैं, आइन से चेंज हुए, इस चीज को बैलेंस करेंगे। लेकिन हमारे हार्ट को तो कंटिन्यूसली वर्क करना है ना, ठीक है, आएगा एक्शन पोटेंशियल आएगा, कंटिन्यूसली पंपिंग होगी, लेकिन हम लोगों ने अपने मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को भी तो मेंटेन करना है ना, उससे इफेक्ट ही नहीं करना। तो वो इफेक्ट ना हो इसके लिए क्या है, जो आपकी बॉडी के आपके जो सेल्स हैं हार्ट के, उसके अंदर पंप्स है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप्स। इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप्स, ये जो पंप्स हैं जो साइड बाय साइड कर रहे हैं, जो आपके हार्ट को मेंटेन कर रहे हैं। अब ये पंप क्या है जी, बेसिकली सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, जिसको अफेक्ट करेगी आपकी डाइजॉक्सिन, ठीक है। अब मैकेनिज्म पढ़ते हैं जी। ये जो मेरे पास ब्लू कलर की डायग्राम बच्चों नजर आ रही है, ये बेसिकली हार्ट सेल है, कार्डियक मायोसाइट है, आउटर सरफेस है, आउटर साइड है, इनर साइड है, दरमियान में जो लाइट ब्लू कलर नजर आ रहा है दैट इज मेम्ब्रेन, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर देखो आपको एक ट्रांसपोर्टर नजर आ रहा है दैट इज सोडियम, इसके ऊपर बना है पोटेशियम, दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपेस, ठीक है। ये क्या कर रहा था जी, पोटेशियम को अंदर ला रहा था और सोडियम को बाहर लेके जा रहा था, पर भी मुझे तो सोडियम चाहिए। इसको अगर मैं इनहिबिट कर दूं, ब्लॉक कर दूं, अब ब्लॉक मैं किस ड्रग से करूंगी, डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन इसे अब कहां पे बाइंड करेगी, उस साइड पे जाकर बाइंड करेगी जहां पे पोटेशियम बाइंड कर रहा है। अब बाइंडिंग साइट आ गई ना, मेरे टेक्स्ट में तो नहीं ना लिखी ये बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे आप लोगों ने बात याद रखनी है जी, हर जगह आर्टिकल में मिल रही है तो बाइंडिंग में क्वेश्चन तो आ सकते हैं। मुझे बताओ हमारी पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट होती है, रिसेप्टर इस ड्रग पे आके, ये ड्रग इस रिसेप्टर पे लगेगा। ये हवा में तो बात नहीं ना करेंगे डाइजॉक्सिन जाके जी पंप के साथ ट्रांसपोर्टर के साथ लगी, कहाँ लगी, जिस साइड के ऊपर लगेगी जहाँ पे जाके पोटेशियम लग रहा है, ठीक है। मेरी ड्रग उधर लगेगी और इसको ब्लॉक करेगी। अब मैं ड्रग के पूरे मोड ऑफ एक्शन को समझने से पहले एक नॉर्मल फिजियोलॉजी को समझ लेते हैं, ये पंप काम कैसे कर रहा है जी। फर्स्ट डायग्राम में मैंने देखा कि दिस इज सोडियम पोटेशियम एटीपेस, जो पोटेशियम को अंदर ला रहा है, सोडियम को बाहर लेके जा रहा है। दिस इज वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद एन अदर ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये दोनों कहते हैं एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करें, ये है तो ये है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। ये वर्ड बुक में नहीं मेंशन रहा जी, हम लोगों को पता चल गया, दे आर बोथ आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद वन अनदर। अब यही चीज मैंने नीचे मेंशन कर दी कि आपके ये दोनों पंप एक साथ काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं जी। मेरा पोटेशियम अंदर आ रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरा पंप क्या कर रहा है, कैल्शियम को बाहर लेकर जा रहा है और सोडियम अंदर लेकर आ रहा है। न्यूट्रल पंप हमने कहा है ना, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आयन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ड्रग के ऊपर जो हम लोगों के असल में समझने वाली चीज है जी, कैल्शियम इंक्रीज कैसे की है। मैंने कहा बोथ पंप्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद वन अनदर। अब मैं ये चीज निगलेक्ट कर दूंगी जी कि एक आ रहा है तो दूसरा जा रहा है, ऐसे ना सोडियम आ रहा है तो कैल्शियम जा ही है, पर मैंने तो ड्रग के मोड ऑफ एक्शन में पढ़ा सोडियम आ रहा है, कैल्शियम भी रिटेन करेगा। मैं बस ये मैंने लाइन इग्नोर कर दी, दे आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन वाली, मैं बस ये देख रही है क्या बात हुई, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, ये ड्रग तो नहीं काम कर सकती। लेकिन क्यों मुझे समझ आई, मैंने वर्ड इग्नोर किया दैट बोथ ट्रांसपोर्टर्स बोथ पंप्स आर वर्किंग टुगेदर, सिंक्रोनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं। अगर दे आर वर्किंग इन कोऑपरेशन विद वन अनदर इन सिंक्रोनाइजेशन, इट मींस मैं एक को ब्लॉक करूंगी दूसरा भी ब्लॉक कर सकूंगा, ऐसा ही है ना। वो अलग बात है, एक चीज सोडियम आ रहा है कैल्शियम जा रहा है, मैंने तो ब्लॉक करना है, उसका मेन काम था कैल्शियम को भेजना मेरे साथ वाले ट्रांसपोर्टर का, और इसका काम था कि सोडियम को अंदर लेकर आना, बाहर लेके जाना। और इसको ब्लॉक करने से मैंने क्या किया, अंदर के सोडियम को मैंने अंदर रहने दिया, मेरे पास मेरी डाइजॉक्सिन आई, उसने सोडियम पोटेशियम एटीपेस पे अपने आप को बाइंड किया, पोटेशियम बाइंडिंग साइट पे बाइंड किया। उसने क्या किया जी, मेरे सोडियम पोटेशियम एटीपेस को इनहिबिट कर दिया, ठीक है, इनहिबिट किया। मेरे पास ये दूसरा साथ में ट्रांसपोर्टर पड़ा हुआ था, सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्टर,
उसमें तो था एक चीज आ रही है दूसरी जा रही है, आ रही है जा रही है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे दोनों ट्रांसपोर्टर इन कोऑर्डिनेशन इन सिंक्रोनाइजेशन काम कर रहे हैं, मैंने उसे इनहिबिट किया जी, मेरी दूसरा ट्रांसपोर्टर भी इनहिबिट हो गया। अब जब दोनों इनहिबिट हो गए, सोडियम भी अंदर रह गया, कैल्शियम भी अंदर रह गया ना, ऐसे ही है। और मेरा अल्टीमेट टारगेट था कि मैंने कैल्शियम को अंदर रखना था, मैंने कैल्शियम को अंदर रखना था ताकि मैं कॉन्ट्रैक्शन करवा सकूं। जी अब हमने देखा जी मेरा यहाँ पे डाइजॉक्सिन ने मेरे फर्स्ट ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट किया, साथ में जी इनकोऑर्डिनेशन सेकंड ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट किया। अब मेरे पास अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया, मेरा कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर दिया। अब मेरे ज़हन में आ गया कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो ना मैंने क्या दिया, कॉन्ट्रैक्शन होगी, इसका भी तो पूरा मैकेनिज्म है ना अंदर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों ने पहले डिस्कस की हुई है ना, मेरे बुक के टेक्स्ट में तो उसने मेंशन नहीं की, अंडरस्टूड बात है, मैंने वो डिस्कस कर दी थी, या मैं ना भी बताऊं आपको पता, आप लोगों ने जनरल फार्माकोलॉजी में किस पढ़ी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ गई थी, नेक्स्ट स्लाइड में इसने शो किया जी, अब आपकी जो डाइजॉक्सिन थी इसने कैल्शियम का लेवल बढ़ा दिया, फ्री कैल्शियम है ना, बाइंडिंग तो नहीं है किसी चीज के साथ, फ्री कैल्शियम का लेवल बढ़ा दिया। अब बुक में ही मेंशन, रिसर्च आर्टिकल्स में हर जगह पे मेंशन है, ये जो फ्री कैल्शियम बढ़ा है, चैनल्स है ना, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी है ना जी मैम। अगर वो कैल्शियम को अंदर से बाहर निकाल रहे हैं तो कैल्शियम अंदर भी तो जा सकता है ना, यहाँ से कुछ कैल्शियम मेरा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ऐसे डायग्राम में शो किया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, मजीद कैल्शियम अंदर जा रहा है, अब कैल्शियम मेरे अंदर स्टोर हो गया, फ्री कैल्शियम था, सारा तो नहीं ना मेरे अंदर जा रहा, ओके। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वैसे भी तो कैल्शियम था ना, अच्छा, यानी कि हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ कैल्शियम ये भी फ्री कैल्शियम जो पड़ा होता है हमारे सेल्स के अंदर, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके स्टोर भी होता है, यानी कि एक आप कह रहे हो, एक आप लोगों के पास स्टोर पड़ा हुआ है, जब जरूरत होगी वहां से कैल्शियम निकल आएगा, ऐसे ही है ना, स्टोर्स हैं हम लोगों के पास। ये स्टोर्स हमारे पास कैसे है हमें पता चल गया, इससे स्टोर्स आने की पॉसिबिलिटी है कि ये भी है। फ्री कैल्शियम था, फ्री कैल्शियम बॉडी में था, हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है। अल्लाह ताला ने हर चीज कितनी बेहतरीन बनाई है, कैल्शियम एक्सीड नहीं किया, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर स्टोर हो गया। जब हार्ट फेलियर होगा, कुछ और हमें रिक्वायरमेंट होगी, वहां से निकल जाएगा ये। एडिशनली हम लोग ये वाला कैल्शियम अपनी ड्रग के जरिए बाहर से भी तो अंदर स्टोर कर रहे हैं, खुद से अपनी मर्जी से, ठीक है। अब वो वाला कैल्शियम क्या करेगा, आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर बाइंड कर जाएगा। किसी को रिसेप्टर्स का नाम याद है? वेरी गुड, क्या रिसेप्टर्स का नाम है? रियानोडीन रिसेप्टर्स, ठीक है। इन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके आपकी ड्रग ने काम किया, आपके कैल्शियम ने काम किया, कैल्शियम ने अपना आपको उस रिसेप्टर के ऊपर, वो रिसेप्टर जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर था, उसके ऊपर बाइंड किया, तो इंटरनली जो स्टोर्ड कैल्शियम था वो भी बाहर आना शुरू हो गया। पॉजिटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं ना, पॉजिटिव फीडबैक के इफेक्ट आ रहे हैं, यानी कि हम लोगों की ड्रग ने मैक्सिमम कोशिश की कि कॉन्ट्रैक्शन है, ऐसे ही है, ओके। अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं, एक मिनट। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, जब ये मेरा कैल्शियम बाहर आ गया, फ्री कैल्शियम ही पड़ा है, अब इसने आगे डायग्राम में दिखा दिया ट्रोपोनिन, बेसिकली ट्रोपोनिन सी, इसके अंदर भी तो टाइप्स है ना, ओके। ट्रोपोनिन के साथ अब मेरी इस ड्रग ने जाकर अपने आप को बाइंड कर लिया। पहले ये जो ट्रोपोनिन था मेरा बेसिकली एक लॉक बना रहा था बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, इसके दरमियान में ये एक ब्लॉक था, एक्टिन मायोसिन के दरमियान। कैल्शियम आई, इसने इस ब्लॉक को हटा दिया, फ्रीली स्लाइड कर रहे हैं, कंट्रैक्शन हो रही है, क्लियर हो गया। इस तरह से बेसिकली ये बच्चों जो आपकी डाइजॉक्सिन है ये काम करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ जी। कार्डियो, हम लोग दरअसल समझना चाह रहे थे टर्म कि कार्डियो टॉनिक क्या चीज है। अब ये स्लाइड देख के मुझे बताओ कार्डियो टॉनिक क्या चीज, हार्ट रेट पे तो कोई इफेक्ट नहीं ना अभी तक पड़ा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन पे पड़ा है। अच्छा, हार्ट रेट वाला पॉइंट भी डिस्कस करेंगे जी, हार्ट रेट पे क्यों कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, अगर पड़ा है तो वो कौन सा इफेक्ट है?
वो कंट्रैक्शन की वजह से मैम उसका वो मुझे जब कैल्शियम उसके साथ प्रोपोलिन के साथ अटैच हुआ, उसने वो ब्लॉक हटाया और वो कंट्रैक्शन शुरू हो गई। मैम उसके बाद वो जो कंट्रैक्शन है उसकी वजह से मैम वो प्री लोड और आफ्टर लोड में फर्क पड़ सकता है। एग्जैक्टली पीरिकार्डिक आउटपुट जी, बढ़ेगा कार्डियक ना। आउटपुट पे फर्क पड़ सकता है और कार्डियक आउटपुट जो बढ़ सकती है। गुड, और ठीक है। उसके बाद ये कार्डियोटोनिक जो है इसमें स्लाइड देखो तो कार्डियोटोनिक, गुड। कार्डियोटोनिक क्या स्लाइड को देख के पता चल रहा है क्या है? जी मैम इसमें जब हम ड्रग देंगे डिजिऑक्सिन डाइजॉक्सिन। जी इसकी वजह से जो है ना वो एटीपेज जो है वो इसकी इनहिबिशन हो जाएगी, यानी कि जो सोडियम है वो भी रिटेन हो जाएगा और कैल्शियम जो है वो भी अंदर आ जाएगा। उसकी वजह से जो मैम वो कोई पहले वाली बात है कि जो है ना कंट्रैक्शन होगी और इसको हम पॉजिटिव आइसोटोनिक इफेक्ट होंगे। आइनोट्रोपिक, ठीक है। कंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ी, दैट इज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। सिर्फ उसने कंट्रैक्शन को बढ़ाया यानी कि कुछ अच्छा बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, दिस इज कार्डियोटोनिक। लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ देखो क्या हो रहा है, हार्ट रेट की बात की जा रही है जी। हार्ट रेट कम हो रहा है लेकिन खाली कंट्रैक्शन बढ़ रही है, दिस इज कार्डियोटोनिक। ऐसे ड्रग्स जो आपके हार्ट कंट्रैक्शन को बढ़ाती हैं, सिर्फ आपके हार्ट की कंट्रैक्शन को बढ़ा रही हैं, दे आर कार्डियोटोनिक। ऐसा तो नहीं कि उसने हार्ट रेट को भी बढ़ा दिया। अब इसमें देखो, इसमें साइड में लिखा है इंक्रीज द वेगल एक्टिविटी। वेगल एक्टिविटी बढ़ी तो हार्ट रेट कम हुआ, यानी कि हम लोगों के पास वेगल नर्व्स की जब बात आती है, एसए और एबी नोड हम लोगों के जहन में आती है। लेफ्ट राइट वेगल नर्व्स आती है ना हम लोगों के जहन में। ये एबी नोड की बात का आया है कि वेगल एक्टिविटी बढ़ी, इट मींस हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट कर दिया इसने, ऐसे ही है ना। ये क्या वेगल नर्व और पैरासिम्पैथेटिक का कनेक्शन क्या है आपस में? कोई नर्व्स कोई कनेक्शन होगा ना आपस में। वेगल नर्व आई, इसने कोई सिनेप्स बनाया होगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के साथ। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसने क्या चीज रिलीज की? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन ने क्या किया? हार्ट रेट को कम करना। अगर किसी को पुरानी स्लाइड्स याद हो, तभी हम लोगों ने लेक्चर बनाया था कि साइक्लिक ईएमपी बढ़ है, उसके बावजूद ये पर्टिकुलर इफेक्ट क्यों आ रहा है? जब हम लोग फिजिकल सिस्टम में आए थे, लेकिन हम लोगों ने ऑनलाइन उसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी तब। वो वाली स्लाइड रिवाइज करने में मैं बताऊंगी कौन से पॉइंट क्या है। अच्छा जी, फिलहाल हमने डिस्कस कर लिया कार्डियोटोनिक ड्रग्स वो हैं जो आपकी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा दें, ठीक है। डाइजॉक्सिन वो ड्रग है जिसने फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाया, हार्ट रेट को कम कर दिया। जी अब आ जाते हैं मोड ऑफ एक्शन पे, आइनोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक मींस फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा रही है। अब आपने बात की प्रीलोड आफ्टर लोड पे भी तो इफेक्ट आएगा, बिल्कुल। क्या करेगी? स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाएगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगी। क्लियर हो गया? ओके, एग्जैक्टली। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ बच्चों। ये हम लोगों ने पॉइंट सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब आ जाओ जी नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स के ऊपर। नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग, दे विल बी, डेफिनेशंस तो हमें आनी चाहिए ना। पॉजिटिव थी जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा रही थी, नेगेटिव क्या करेंगी? कम कर देगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ जी मोड ऑफ एक्शन, जो आपकी बुक के अंदर था, रेगुलेशन ऑफ सिस्टोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन। अब आपकी बुक में वो आपको क्या कह रहा था कि जी डाइजॉक्सिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है कि आपके सिस्टोलिक, आपके सेल के अंदर जो कैल्शियम है उसके लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। यही है ना एक्चुअली लाइन, ये है जी। अब हमें समझ आ गई रेगुलेट कैसे करता है। इसने सोडियम पोटेशियम एटीपेज को ब्लॉक किया, जिसने से अपने नेक्स्ट जो था सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक किया। सोडियम का भी लेवल बढ़ गया, कैल्शियम का भी लेवल बढ़ गया। उसी कैल्शियम ने क्या किया? स्टिमुलेट किया आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को विद इन द साइटोसोल कि वो कैल्शियम रिलीज करे। कैल्शियम ने क्या किया? एक्टिन मायोसिन फिलामेंट की स्लाइडिंग करवा दी प्रोपेलिन के साथ बाइंडिंग के बाद। क्लियर? यस मैम। ओके।
बच्चों इसमें यही था। नेक्स्ट आ जाओ जी बी, और इसका मोड ऑफ एक्शन, एडिशनल मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है? इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ कार्डियक मसल। अंडरस्टूड सी बात है, यही लिखा हुआ है इसके अंदर। इसमें लिखा है जी कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी, लेकिन एक पॉइंट जो इसने इसके अंदर मेंशन किया है दैट इज वेगल टोन। वेगल टोन का, वेगल टोन इज आल्सो एनहांस्ड। कोई बात नहीं, वेगल टोन एनहांस का ये मतलब तो नहीं है कि हार्ट रेट बढ़ है। वेगल टोन एनहांस्ड मींस आपका हार्ट रेट कम हो रहा है। वेगल टोन is enhanced, so both heart rate and myocardial oxygen demand decreases। ऐसा होगा ना, आपको ऑक्सीजन की डिमांड को ये डिक्रीज कर देगा, इसमें तो नहीं ना कोई बात ऐसी। ओके, digoxin slows the conduction velocity through the AV node, making it useful for atrial फिब्रिलेशन। यही बात की थी ना हम लोगों ने, फिब्रिलेशन में अगर एवी नोड की कंडक्शन को कम कर रही है, वेगल स्टिमुलेशन कर रही है, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट को स्टिमुलेट कर रही है, तो हम लोग फिब्रिलेशन में से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाइए। एवी नोड, आप थोड़ा सा एवी नोड के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। एवी नोड रिसीव्स बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशंस। अब ऐसा नहीं है कि जी हम लोग ये पढ़े तो एवी नोड पे खाली सिंपैथेटिक ही कनेक्शंस होंगे, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक प्रोमिनेंट कौन सा होगा वो अलग बात है, ठीक है? अब इसमें लिखा है जी the AV node receives both sympathetic and parasympathetic, okay, increased parasympathetic and reduced sympathetic tone exerts negative dromotropic effect। यानी कि हार्ट रेट की कम करने की बात कर रहे हैं ना ये, ठीक है, on the AV node conduction। Vagal tone also enhances the negative chronotropic effect of concealed conduction in the AV node। इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं है, बस इतनी बात है जी AV node की कंडक्शन जो है वो इनहिबिट हुई, कम हुई, हार्ट रेट कम हुआ, एट्रियल फिब्रिलेशन में हम ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हम लोगों के पास जस्टिफिकेशन आ गई क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे ऊपर आ जाओ। AV node inhibition, digoxin has vagomimetic effect। My digoxin was cardiotonic, it was increasing the contraction। My digoxin is vagomimetic, वेगल टोन को बढ़ा रही है, मिमिक कर रही है, ठीक है? ओके, digoxin has vagomimetic effect on the AV node by stimulating the parasympathetic system। It slows electrical conduction, clear? Yes। In the AV node, therefore decreases the heart rate। जी अब ये आपकी जो वेगल नर्व है, वेगल फाइबर है, इसका पैरासिम्पैथेटिक के साथ लिंक बनता कैसे है? ये भी तो जहन में आता है भी, आखिर लिंक बना कैसे है? क्या जी आपके फाइबर के साथ कैसे कनेक्टेड है जो हार्ट रेट डिक्रीज हो गया? ये देखते हैं जी। द वेगस फाइबर आर प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लियोनिक प्री गैंग्लियोनिक हम लोगों ने डिस्कस किया ना, दीज आर प्री गैंग्लियोनिक, दे मेक साइनैप्स विद द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। ये बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के साथ अपना साइनैप्स बनाती हैं। द मेन न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व इज द एसिटाइलकोलिन, ठीक है, जो कि आगे से एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट कम होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब जी हम लोगों ने यहाँ डाइगोक्सिन पे देखा, दिस इज कार्डियोटोनिक, दिस विल इंक्रीज द कंट्रैक्शन, दिस इज वेगोमाइमेटिक, दिस विल डिक्रीज द हार्ट रेट, ठीक है? अब यहाँ से मोड ऑफ एक्शन से भी हम लोगों के पास दो इंडिकेशन आ गई। फर्स्ट वन इज हार्ट फेलियर एंड द सेकंड वन इज एट्रियल फिब्रिलेशन। डोज की बात करते हैं जी, हमने कहा डोज सोच समझ के देनी है। इट हैज लो थेराप्यूटिक इंडेक्स, ऐसे ही है ना? इट मींस डोज देने का कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल प्लेस रखा होगा, वो प्रोटोकॉल चेक करेंगे। ये थर्ड मैकेनिज्म लिखा है, दो मैकेनिज्म डिस्कस कर लिए। थर्ड इज न्यूरो हार्मोनल इनहिबिशन। अब इसमें इसने क्या लिखा है जी, इस ड्रग की एबिलिटी है कि आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट कर दे, ठीक है? With the minimal effect on contractility,
ये भी साथ लिखा है भी कॉन्ट्रैक्शन ठीक है कर रही है पर इतनी भी नहीं कर रही। क्लियर है? कार्डियोटोनिक है, कोई परमानेंट ट्रीटमेंट तो नहीं ना है मेरे पास ये। दिस इज कार्डियोटोनिक, एडिशनल है, इस्तेमाल करो। दो थेरेपेटिक इंडेक्स है और बहुत सी ड्रग्स हम लोगों के पास। ठीक है, समझ आ गई ना जैसे कार्डियोटोनिक क्यों कह रहे हैं हम लोग। बिकॉज़ दिस इज अ टॉनिक, कोई प्रिसाइज इतनी भी नहीं है कि आपके जी मैंने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहना। नेक्स्ट आ जाइए जी, इट इज इनफेक्टिव इन स्टेट ऑफ। अब इसने कहा कि अब हमारे ज़हन में इसने कहा ये सिम्पैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करता है, तो हमारे ज़हन में अच्छा तो फिर क्या सिम्पैथेटिक एक्टिविटीज बढ़ जाए किसी पेशेंट में डाइजॉक्सिन दे दें? नहीं, इतनी कोई अच्छी नहीं है ये। इट इज इनफेक्टिव इन स्टेट ऑफ हाई सिम्पैथेटिक एक्टिविटी। बीटा ब्लॉकर्स आर प्रेफरेबल। भी हमारे पास एक प्रिसाइज पर्टिकुलर ड्रग्स हैं वो क्यों ना इस्तेमाल करें। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, रिड्यूसेस सिम्पैथेटिक रिस्पांस वाया द वेगस नर्व। हमने ये भी तो पढ़ा था ना सिम्पैथेटिक रिस्पांस को वेगस नर्व से भी तो कर रही है। इतना इसका मिला जुला मिक्स सा इफेक्ट है तो हम क्यों कहें जी सिम्पैथेटिक एक्टिविटीज में ड्रग को इस्तेमाल कर दो, या ये कार्डियोटोनिक है, दिस इज जस्ट अ कार्डियोटोनिक। आपको एडिशनल थेरेपी चाहिए। ठीक है, थेरेपेटिक यूजेस। अब आप मुझे बताएं जी दो थेरेपेटिक यूजेस के क्या आगे हैं। फर्स्ट इज हार्ट फेलियर, सेकंड इज एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी कि डोज भी इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होंगी। ओके, थेरेपेटिक यूजेस, दिस इज इंडिकेटेड इन पेशेंट फॉर द हार्ट फेलियर हु आर सिम्प्टोमेटिक ऑन ऑप्टिमल हार्ट फेलियर फार्माकोथेरेपी। जी हम लोग अपनी थेरेपी दे रहे थे, पेशेंट सिम्टम्स से शो कर रहा था, फिर हमने ये ड्रग ऐड किया। फिर सर हमें कुछ तो करना है ना पेशेंट को बचाने के लिए, फिर हमने ये ऐड किया ड्रग और लिखे आगे जी अ लो सीरम ड्रग कंसंट्रेशन इज बेनिफिशियल। लो सीरम ड्रग कंसंट्रेशन की देनी और इतनी ही काफी है। लो वैसे भी क्यों देनी थी? थेरेपेटिक इंडेक्स की वजह से, ठीक है, टॉक्सिसिटी की वजह से। ओके, अब आ जाओ जी फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर। ऑरली अवेलेबल भी है, इंजेक्टेबल्स भी है। ठीक है, अब जी इसने कहा जी इसकी जो डोज है इसको समझ के देनी है। मींस मैंने गूगल किया, मैंने प्रोटोकॉल चेक किए, हमें पता चलना चाहिए एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल होगी बुक में। अगर हमारी इस्तेमाल नहीं की तो लेकिन हमें आनी तो चाहिए ना, हम लोग एक प्रोफेशनल फील्ड में हैं। ओके, हम लोगों को पहले से कॉन्सेप्ट था लोडिंग डोज का, मेंटेनेंस डोज का, ऐसे ही था ना। लोडिंग डोज में क्या करते हैं? इनिशियली डोज देते थे कम के ज्यादा, इसमें भी ऐसे ही होगा। ओके, पर इसने क्या किया जी, एक वर्ड आगे जाके ये यूज कर लेगा बच्चों, डिजिटलाइजिंग। डिजिटलाइजिंग, डिजिटलाइजिंग यानी एक पर्टिकुलर ड्रग है, उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम है, उसके रिलेटेड इतने ज्यादा प्रोटोकॉल हैं, तो उसको जब मैं डोजिंग उसकी करती हूँ, पर्टिकुलरली लोडिंग डोज करती हूँ, तो मैंने उसको नाम दे दिया डिजिटलाइजिंग। अपनी बॉडी को उसको यूज टू एक प्रॉपर एक बेस लाइन पे लेकर, दैट इज डिजिटलाइजिंग विद द डिजिटलाइज्ड डाइजॉक्सिन। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, डाइजॉक्सिन लोडिंग डोज। अब जी लोडिंग डोज दो कंडीशंस पड़ी हैं, दोनों के लिए डिफरेंट होगी ना, मेंटेनेंस डोज भी दोनों के लिए डिफरेंट होगी। ओके, अब आ जाओ जी एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए ना, बेशक डोज याद करो। इसमें देखो आईवी में, आईवी की पहले सबसे पहले रैपिड डिजिटलाइजेशन। रैपिड डिजिटलाइजेशन मींस इंस्टेंटली ज्यादा सारी डोज हम लोगों ने दी, पर डिवाइड करके देंगे। ठीक है, इनिशियली हमने ज्यादा डोज दे दी, दैट इज रैपिड डिजिटलाइजेशन। इसमें देखो आईवी डोज कितनी है, लोडिंग डोज 8 to 12 माइक्रोग्राम पर केजी। ओके, मेंटेनेंस कितनी है? 0.1 to 0.4, यानी कि कम है ना मेंटेनेंस डोज। अच्छा ठीक है जी, हमें कंफर्म हो गया जी लोडिंग डोज जो है वो ज्यादा होती है, इसी वजह से हमने इसको क्या रैपिड डिजिटलाइजिंग, रैपिड डिजिटलाइजेशन। क्लियर हो गया? इस वजह से रैपिड का वर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन रैपिड का ये मतलब नहीं है कि एक ही दफा ज्यादा सारी डोज पेशेंट को दे दी, नो। अब देखो फर्स्ट वाली लाइन पढ़ो, आईवी डोज के बारे में। आईवी लोडिंग डोज एडमिनिस्टर 50% इनिशियली, जितनी आपकी डोज है उसका 50% इनिशियली दोगे, देन मे बी कॉशियसली गिवन 1/4 द लोडिंग डोज।
आफ्टर एवरी 6 to 8 आवर ट्वाइस। क्या कह रहे हैं इसमें कि आपने पहले तो 50% डोज दे दी, बाद में आप अपनी डोज को डिवाइड कर दोगे, 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दो और वक्फे से दो आफ्टर 6 to 8 आवर्स, ऐसे ही है ना। अब बच्चों नेक्स्ट आ जाओ हार्ट फेलियर के लिए। हार्ट फेलियर में भी देखो लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज आईवी में देखो कितनी है, 8 to 12 माइक्रोग्राम पर केजी। मेंटेनेंस कितनी है, 2.4 to 3.6। कहाँ आ गई है ना डोज, रेंज लिखी है डोज कैलकुलेट करने के लिए। कोई बॉडी वेट का क्या आपको कोई चक्कर हो? अच्छा ठीक है। अब देखो डोजेज फॉर्म कौन कौन सी आ रही हैं, आईवी, टैबलेट, ओरल सॉल्यूशन। अब जो लोडिंग डोज वाली लाइन पढ़ो जरा। ओरल सॉल्यूशन कितना लिखा है, 10 to 15 माइक्रोग्राम पर केजी, ऐसे लिखा हुआ है ना। ओके, अब लोडिंग डोज वाली लाइन पढ़ो। द टोटल लोडिंग डोज एडमिनिस्टर हाफ, वही 50% वाली बात आ गई ना। एडमिनिस्टर हाफ द टोटल लोडिंग डोज इनिशियली, देन गिव 1/4, वही वाली बात आ गई, 1/4 द टोटल लोडिंग डोज एवरी 6 to 8 आवर्स फॉर द 2 doses, और गिव एडिशनल फ्रैक्शनल एवरी 4 to 8 आवर्स फॉर ओरल सॉल्यूशन। ओरल सॉल्यूशंस में अगर आपके पास डोज बच गई है, बाद में फिर इसको आपने अगर आप ओरल भूले, यानी कि आप इसमें जो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, रैपिड डिजिटलाइजेशन में जी हम लोगों ने डोज ज्यादा दी, लोडिंग डोज दी। रैपिड का भी ये मतलब नहीं कि एकदम ही बोलस वाली कंडीशन नहीं आ रही है, आपने अपनी डोज को डिवाइड कर दिया, ठीक है। बस इसमें ये चीज बच्चों याद रखनी। सो अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट स्लाइड में क्या चीज मेंशन है, ओके, एडवर्स इफेक्ट्स। अब एडवर्स इफेक्ट्स इसके अंदर क्या क्या मेंशन है, जस्ट हाईलाइटेड पढ़ो। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है, नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे जी। डाइजॉक्सिन टॉक्सिकोलॉजी का पूरा पोर्शन है, टॉक्सिसिटी क्या चीज है ये, ओके। नोजिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ओके। इट इज इंडिकेटर ऑफ टॉक्सिसिटी जी, ये सिम्टम्स आए समझ जाएंगे टॉक्सिसिटी हो रही है, ओके। पेशेंट में आल्सो एक्सप्रेस ब्लड विजन, येलोइश विजन, येलो विजन यानी कि टिंट येलो हो गया, चीजें येलो नजर आना शुरू हुई। जॉइंटिस में ऐसा होता है, ऐसा बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज कर सकता हो सकता है, पता नहीं इसकी सर्च करें शायद कोई पॉसिबिलिटी मिल जाए। लिखा होगा देयर इज नो अवेलेबल लिटरेचर, नॉट क्लियर, ये लिखा होगा अगर जॉइंटिस में भी ऐसा होता है, बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज कर जाता है, येलो टिंट आता है, येलोइश नजर आता है। पर्टिकुलरली मेडिकल टर्म क्या यूज होती है इसके लिए, बोलो बच्चों, ज़ेनथोप्सिया, ठीक है, ज़ेनथोप्सिया, ओके। हाइपोकैलेमिया हो सकता है, इट मींस हमें पोटेशियम का लेवल रेगुलेट करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, ओके जी। लिखा है जी डाइजॉक्सिन इम्यून फैब और डाइजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज एन एंटीडोट फॉर ओवरडोज ऑफ डाइजॉक्सिन। हमने कहा ना डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो इसका कोई एंटीडोट भी तो होगा ना, कौन सा एंटीडोट का क्या नाम है, अभी काम कैसे करेगा, ओके। इट विल मेड, अच्छा ये बनी कैसे है, नाम देखो इसका इम्यून फैब, कोई इम्यूनोग्लोबुलिन से ताल्लुक नजर आ रहा है ना इसका, इम्यून सोर्स का भी हमें कुछ आइडिया होता जा रहा है कैसा सोर्स होगा, ओके देखते हैं। इट इज मेड फ्रॉम इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द शीप से ली गई दैट हैव ऑलरेडी बीन इम्यूनाइज्ड विद डाइजॉक्सिन, क्लियर। अब डाइजॉक्सिन के कौन से डेरिवेटिव से शीप को पहले हम लोगों ने इम्यूनाइज किया, डेरिवेटिव का क्या नाम है, डाइजॉक्सिन डाइकार्बोक्साइल मिथॉक्साइल अमाइन, ठीक है, ओके। इट्स ब्रांड नेम इंक्लूड डिजिबाइंड एंड डिजिबाइंड, क्लियर हो गया। अब ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, बेसिकली ये बाइंड करेगी डाइजॉक्सिन के साथ, हमारे यहाँ ये जो एंटीडोट है डाइजॉक्सिन के साथ बाइंड करेगा। अब क्या लिख रहे हैं जी, मेकिंग देम अनअवेलेबल फॉर बाइंडिंग एट द साइट ऑफ एक्शन ऑन द सेल इन द बॉडी, ठीक है।
ज़रा बाइंड कर दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, उसे ब्लॉक कर दिया, तुमने अपनी रिसेप्टर साइड पे जाके बाइंड नहीं करना, अब ये कोई एक्शन करेगी नहीं करेगी ना। ओके, द फैब फ्रेगमेंट डैश डाइजॉक्सिन एक्यूमुलेट इन दी ब्लड, ब्लड में इसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी, फिर ये एक्सक्रीट कर देगी आपकी किडनी से, ऐसे ही है, ठीक है। ओके, अब जी डाइजॉक्सिन जो है वो आपका सबस्ट्रेट है PGP का। व्हाट इज PGP? पी ग्लाइकोप्रोटीन। पी ग्लाइकोप्रोटीन का क्या काम होता है? कंट्रोल ट्रांसपोर्ट करता है इन एंड आउट मटेरियल्स कंट्रोल। ड्रग को अंदर जाने देगा या नहीं जाने देगा? नहीं जाने देगा। कंफर्म करते हैं। डाइजॉक्सिन इज अ सबस्ट्रेट फॉर PGP एंड इनहिबिशन ऑफ PGP किस चीज की एब्रीविएशन है? पी ग्लाइकोप्रोटीन की। सच इनहिबिशन ऑफ PGP विद अदर ड्रग्स, फॉर एग्जांपल क्लेरिड्रोमाइसिन या वरैपामिल अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ये क्या करेगी? इट विल इंक्रीज द डाइजॉक्सिन लेवल इन दी ब्लड में, इंक्रीज कर देगी ना आपका डाइजॉक्सिन का लेवल, ऐसा है। इनहिबिट कर देगा। ओके, पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती थी? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कॉज करती है। ये जो आपके डाइजॉक्सिन है उसे सेल के अंदर आने देगी कि नहीं आने देगी? नहीं आने देगी, तो इसका लेवल कहाँ बढ़ जाएगा? टॉक्सिसिटी आएगी, टॉक्सिसिटी आएगी। बच्चों ये था आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स सारे।